चैप्टर 1 भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले हम हिंदी भाषा को देखेंगे। भाषा मनुष्य की सार्थक अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी भावना, विचार तथा चेतना का संप्रेषण अन्यत्र कर पाता है। यदि ध्वनि संकेत है जिसके द्वारा सार्थक विचारों से पारस्परिक प्रक्रियाओं के संचालन में हम सक्षम होते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा तथा मति विचार का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है वही भाषा है। भाषा का निर्माण ध्वनि, शब्द, वाक्य तथा अर्थ के संपूर्ण मेल से होता है। व्याकरण में भाषा के इन्हीं आयामों का अध्ययन होता है। प्रत्येक देश में भाषा के 3 रूप प्रचलित होते हैं। ये हैं बोलिया, परिनिष्ठित भाषा तथा राष्ट्रभाषा। स्थानीय स्तर पर समान जनता स्थानीय बोलियों में अपनी भावना व्यक्त करती है। परिनिष्ठित भाषा व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती है। यही भाषा किसी राज्य की परिधि में शासन, शिक्षा और साहित्य का माध्यम बनती है। राष्ट्रभाषा व्यापक तथा विस्तृत क्षेत्र में वे विचार विनिमय की प्रक्रिया से गुजरकर देश की भावनात्मक एकता के निर्माण में सहायक होती है। हिंदी भाषा के विकास की प्रक्रिया को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट्ठ की परंपरा में देखा जा सकता है। 10वीं शताब्दी में आधुनिक कार्य भाषाओं के साथ हिंदी की बोलियों का विकास मान सकते हैं। इन्हीं बोलियों में से एक खड़ी बोली का रूप स्थिर होने तथा अन्य बोलियों के प्रभाव से हिंदी का मानक रूप सामने आया। हिंदू को बोलियों ने एक भाषिक संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हिंदी भाषा अपने विस्तार तथा व्यवहार की प्रक्रिया के कारण व्याकरणिक तथा शाब्दिक रूप से एक सुदृढ़ भाषा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसके व्यापक स्वरूप तथा प्रयोगगत प्रवृत्तियों के आधार पर इसे 5 उपभाषाओं में बांटा। हिंदी की उपभाषाएं निम्न हैं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी तथा राजस्थानी हिंदी। हिंदी की इन उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां हैं। पहले देखेंगे पश्चिमी हिंदी की बोलियां। खड़ी बोली ब्रजभाषा, कन्नौजी, बंगरू, बुंदेली। दूसरा पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरा बिहारी हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, मगही। चौथा पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। पांचवा राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढारी, मालवी। हिंदी व्याकरण। व्याकरण भाषा की संरचना होती है जिसके माध्यम से किसी भाषा का मानक रूप सामने आता है। इसका ध्यान भाषा की शुद्धता तथा परिनिष्ठता पर अधिक होता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके बिना शब्द, वाक्य तथा भाषा की कल्पना असंभव है। वर्ण को व्यक्त करने के लिए ध्वनि चिन्ह का प्रयोग होता है। ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ही वर्ण है। वर्णों को मिलाकर शब्दों का निर्माण होता है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 है। इन वर्णों को उच्चारण के आधार पर 2 वर्गों अस्वर तथा व्यंजन में बांटा गया है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। इनके उच्चारण में
किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वस्तुतः ये स्वतंत्र वर्ण है। उच्चारण में वायु निष्कासन के आधार पर हर्ष तथा दीर्घ स्वर में विभाजन होता है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। देखेंगे हर्ष स्वर अ, ई, ए, उ। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ, री। दीर्घ स्वर वर्ण आ, दीर्घई, दीर्घऊ। व्यंजन वैसे वर्ण होते हैं जो दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में हर्ष स्वर अ का उच्चारण स्वाभाविक रूप से निबद्ध होता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। व्यंजन वर्णों को स्पर्श, अंतस्थ तथा उष्ण में विभाजित किया जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग तथा त वर्ग, प वर्ग स्पर्श व्यंजन हैं। इनका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि के जिह्वाग्र के स्पर्श से होता है। य, र, ल और व 4 अंतःस्थ व्यंजन हैं। इन्हें स्वर तथा व्यंजन के बीच स्थित माना जाता है। तलावी स, मूर्धनी स, दंती स तथा ह उष्ण व्यंजन वर्ण है, जिनका उच्चारण घर्षण के उपरांत उष्ण वायु निष्कासन से होता है। इन वर्णों के अतिरिक्त अनुस्वार बी तथा अनुनासिकता बी का प्रयोग भी होता है। इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। 3 व्यंजन वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ये है संयोगी छ, त्र, ज्ञ। आधा क प्लस स मिलकर बनेगा संयोगी छ, त प्लस आर मिलकर बनेगा त्र, ज प्लस आधा ज प्लस ज्ञ मिलकर बनेगा आधा ज प्लस इ मिलकर बनेगा ज्ञ। आगे चलते हैं। 2 द्विगुण व्यंजन र तथा ढ भी हैं, जो शब्दों में आकर ड तथा ढ से अर्थभेदता दर्शाते हैं। र का उच्चारण र तथा ढ का उच्चारण रह की तरह होता है। यह आगे हम संज्ञा को देखेंगे। संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे वस्तु, व्यक्ति, भाव तथा प्राणियों के नाम का बोध होता है। वस्तु से किसी पदार्थ का भाव ही नहीं, उनके धर्म स्वभाव को सूचित कराने वाले शब्द भी संज्ञा होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहला देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे नदी, आदमी, पेड़, नगर इत्यादि। संबंधियों, व्यवसायों, पदों, पशु पक्षियों तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखेंगे। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, ब्रिटेन इत्यादि। व्यक्तियों, नदियों, देशों, नगरों, समुद्रों, पहाड़ों, त्योहार तथा दिनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आइए आगे देखते हैं। तीसरा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु का स्वाभाविक क्रिया, व्यापार तथा
भावदशा सामने आता है वह भाववाचक संज्ञा है, जैसे भलाई, दयालु, मिठास इत्यादि। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा अव्यय में प्रत्यय जोड़ कर बनाया जाता है। जैसे लड़का जातिवाचक संज्ञा है, इसका लड़कपन भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अपना सर्वनाम है, अपनापन भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चौथा देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं की अधिक संख्या का भाव प्रकट होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में मेला, दल, सभा, गुच्छा, कुंज इत्यादि। पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से तरल वस्तु या नाप तौल की वस्तुओं का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, दूध इत्यादि। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं। विकार शब्दों के रूप तथा प्रयोग को परिवर्तित करता है। संज्ञा के रूप में परिवर्तन लिंग, वचन तथा कारक चिन्हों के कारण होता है। आइए हम लिंग को देखेंगे। शब्द की जाति का जिस रूप से पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इसके द्वारा वस्तु या व्यक्ति के नर या मादा जाति का बोध होता है। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग हैं, जबकि हिंदी में 2 लिंग हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। संस्कृत का नपुंसकलिंग हिंदी में नहीं मिलता है। हिंदी में लिंग निर्णय के जटिल नियम हैं। वचन किससे कहते हैं देखेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया की संख्या का जिस रूप से पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में 2 वचन हैं, एक वचन तथा बहुवचन। संस्कृत के द्विवचन का प्रयोग करने के लिए संख्यावाचक शब्द 2 का प्रयोग किया जाता है। कई ऐसे शब्द हिंदी में हैं जिनमें बिना विकार के एक वचन का बहुवचन बनता है। संबंधवाचक संज्ञा का प्रयोग यथावत एक वचन तथा बहुवचन में होता है। कारक किससे कहते हैं और इसके बारे में जानेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से संबंधित निर्धारित होता है उसे कारक कहते हैं। कारकों के बोध तथा वाक्य का अर्थ प्राप्ति के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। इन्हें 8 कारकों की विभक्ति या नियम है। कारक विभक्तियां जिसे परसर्ग कहते हैं। कर्ता ने, कर्ण से, अपदान से, अधिकरण में, पर, कर्म को, संप्रदान को, के लिए, संबंध का, के, की, संबोधन, हे, अरे। कारक के ये 8 विभक्तियां हैं। आगे देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। ये हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्तियों के बदले आते हैं। इस कारण इनके 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अनपुरुष। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि सर्वनाम के उदाहरण हैं। विशेषण किसे कहते हैं।
संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को परिविशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज विद्यार्थी है। इन वाक्य में तेज विशेषण है तथा विद्यार्थी विशेष है। वह तेज विद्यार्थी है। वाक्य में परिवर्तन कर नए वाक्य वह बहुत तेज विद्यार्थी है में बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि यह विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण के सामान्य तौर पर 3 भेद हैं: सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण। आइए आगे चलते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का जानकारी मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल धातु है। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग संभव हो उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का व्यापार या फल सीधे कर्ता पर पड़े तथा कर्म की संभावना क्षीण हो, ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया खाना पीना पढ़ना इत्यादि। अकर्मक क्रिया सोना जगना मरना इत्यादि। क्रिया का एक रूप सहायक क्रिया भी है जो मुख्य क्रिया के रूप तथा प्रयोग को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह लिखता था, वह सोता है। यहाँ पढ़ने लिखने सोने जैसे मुख्य क्रिया से प्राप्त अर्थ को स्पष्टता प्रदान करने का अर्थ है तथा जैसी सहायक क्रिया के माध्यम से होता है। आइए आगे देखते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के कार्य व्यापार का समय क्रिया के जिस रूपांतर से होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। पहला देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल से क्रिया के निरंतरता का पता चलता है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदीर्घ वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। संज्ञा के भेद दूसरा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से काल के भेद दूसरा देखेंगे। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। पहला समान भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतुमद भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। भविष्य में होने वाली क्रिया व्यापार को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला समान भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा हेतुमद भविष्यत काल। वर्तमान काल वह खा रहा है। भूतकाल वह खा रहा था। भविष्यत काल वह खाएगा। आइए आगे देखते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वह अविकारी शब्द है जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक इत्यादि किसी भी परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अभी
इधर उधर, कब, जब, तब इत्यादि। अव्यय के समान तौर पर 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विषयावधि बोधक। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण वस्तु व अव्यय है, किंतु वह क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जैसे सीता धीरे जाती है, सीता धीरे धीरे जाती है, तो इसमें देखेंगे धीरे धीरे जाना, यहाँ क्रिया की विशेषता बताता है, अतः यह क्रिया विशेषण है। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। पहला साधारण, दूसरा संयोजक तथा तीसरा अनुबंध। रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के प्रकार हैं मूल, यौगिक तथा स्थानीय। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण 2 प्रकार के हैं। पहला परिमाणवाचक तथा दूसरा रीतिवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के हैं: अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, तीसरा पर्याप्तिवाचक, चौथा तुलनावाचक, पांचवा श्रेणीवाचक। आइए हम इस चैप्टर का भाषा एवं व्याकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पहला, हिंदी व्याकरण में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो 2। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेब पेड़ से गिरा वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो अपादान। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, परिविशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषणों की विशेषता बताता है, उसे परिविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4, लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है? तो सर्वनाम का। क्वेश्चन 4 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 5, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीय। 5वां का आंसर ये हो जाएगा। 6ठा, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू। प्रश्न नंबर 6 का आंसर ये हो जाएगा। 7वां, प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो ये ओष्ठ से होता है। 7वां का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, कबूतर निम्न से किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तालबी स ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्न में क्या है? तालु। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो ये तालु से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अध्यापिका। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किन शब्दों का प्रायः बहुवचन नहीं होता है? तो व्यक्तिवाचक का जो है ना बहुवचन नहीं होता है। क्वेश्चन 14 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 15,
विदुषी किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो विद्वान का है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवियत्री होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिवाचक शब्द राम से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो रामत्व बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द्रववाचक संज्ञा शब्द से जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगा? तो शराबी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इन वाक्य में प्रविशेषण क्या है? क्या होगा? तो बहुत होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सरिता दौड़ रही है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, गिरना क्रिया का प्रश्नार्थक रूप क्या होगा? तो गिराना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा पानी दो, इस वाक्य में थोड़ा क्या है? थोड़ा विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई क्या है? तो कोई जो है ना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किसका प्रयोग सादा एक वचन में होता है? तो प्रत्येक का। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? दर्शन का। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लेखिका। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वह पढ़े तो सफल हो, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सी हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भविष्य। क्वेश्चन नंबर 29, जनहित के लिए गांधी जी जेल गए, इन वाक्य में किस कारक का पर सर्ग प्रयुक्त है? तो संप्रादन कारक। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो प्राण, आंसू, होश, इनमें सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसे अयोगवाह के रूप में जाना जाता है? तो अनुस्वार को। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, गाड़ी आती होगी, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो संदिग्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 33 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता, इस वाक्य में क्योंकि किस प्रकार का शब्द है? तो कारणवाचक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, रमेश की साइकिल लाल है, इस वाक्य में लाल शब्द क्या है? तो विधेय विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, यह गाड़ी मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो सर्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, दौड़ना क्रिया के भाववाचक संज्ञा बनेगा। तो दौड़। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मुहावरा किस भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में होता है? तो ये अरबी है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मुहावरा किस भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में होता है? तो पुर्तगीज। क्वेश्चन नंबर 29 का
आंसर सी हो जाएगा, सॉरी 39 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ये हो जाएगा।